हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। कहते हैं कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना हो, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या कोई भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर चला देना है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं इसीलिए लेके आया हूँ, वैसे स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो लोग NTA UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके NTA UGC नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, इसके साथ ही साथ कौन सा बुक किसके लिए अच्छा होगा, वो एक सजेशन के तौर पे मैं आपको बुक्स बता दूंगा कुछ, है ना। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाया जाए जिसमें कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस आपका बन सकेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मेरा व्यूज़ आएगा, मुझे उतना ही ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं NTA UGC नेट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, खास करके मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, देखिए, आप जब NTA UGC नेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास 2 पेपर होता है। कितने पेपर का एग्ज़ाम आपका होता है? पेपर 2 होते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होगा और एक सेकंड पेपर, राइट। फर्स्ट पेपर जो होगा उसके बारे में आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स का बात करूंगा जिसमें सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, वैसे फर्स्ट पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, सिंपल मैथमेटिक्स, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। ठीक है, अब बात है जो पेपर 1 है उसमें टोटल क्वेश्चन आपके 50 रहते हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, वहीं पेपर 2 जो होता है ये आपका कुल मिलाकर के इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा मास्टर्स में, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर 2 में। ठीक है, क्लियर। जब परसेंटेज बनता है, जो क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट बनता है, दोनों के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 के लिए अलग मेरिट लिस्ट, पेपर 2 के लिए अलग, ऐसा नहीं है। दोनों का एक साथ जो मार्क्स आएगा उसी का कट ऑफ, उसी का अकॉर्डिंगली आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं, सिलेबस की शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ठीक है, ये सिलेबस इन्होंने बनाया है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला यूनिट है वो पहला यूनिट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला यूनिट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। इसमें देखिए क्या करना है ना आपको, देखिए होता क्या है, बच्चे कभी कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पूरा सिलेबस को देखने जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है ना, देखिए अगर आप ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किए हो, मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में किए हो, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानते हैं। तो वैसे पेपर जो सिंपल टॉपिक है उनको रिवीजन करते हुए एक बार इस सिलेबस को देखिए और इन सिलेबस में आप समझिए कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर है। तो सबसे पहला पिक कीजिए कि टॉपिक कौन सा इसमें क्लियर है। ठीक है, कौन सा क्लियर नहीं है। जो क्लियर है एक बार रिवीजन कीजिए, ज़्यादा दिमाग उसमें मत लगाइए। ठीक है, जो आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए NTA नेट जब आपका एग्जाम लेता है ना तो वो आपसे ये नहीं देखता है, ठीक है, कि इस बार हम माइक्रो ज़्यादा पूछे हैं तो अगला बार मैक्रो से पूछेंगे, ऐसा नहीं। आप हर एक का
यूनिट से क्वेश्चन निकालता है, किसी यूनिट से ज़्यादा निकाल देगा, किसी यूनिट से कम निकालेगा, किसी साल माइक्रो से ज़्यादा पूछ देगा तो किसी साल मैक्रो से ज़्यादा पूछ देगा। ठीक है, तो कभी ये सोच के मत जाइए पुराना पैटर्न को हम देख लेते हैं, बार बार कौन सा साल कौन सा ईयर ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा है उसी को पढ़ लेते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना आप लोग। ठीक है, जितने भी यूनिट हैं हर यूनिट का हर एक टॉपिक को आप अपने मन में मानना सेम वेटेज का है, सेम वेट। ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेशन करो, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं है, सबको कर लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसा मिलेगा जिसके बारे में आप बहुत पढ़ रहे हो फिर भी आपको बहुत समस्याएं हो रही है, उससे क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक आध टॉपिक में अगर वैसा है तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं निकालना है ना, नहीं बनाना है। ठीक है, क्या करना है आपको 100 का 100 क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। आप 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहेगा, है ना, अच्छा खासा टारगेट लेके चलिए, देखिए जेआरएफ का कटअप किस तरह जाता है, उससे ज़्यादा का टारगेट रखिए, है ना, और प्रिपरेशन अपना शुरू कीजिए। क्लियर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कहावत है, ठीक है, आपको उसका विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, विद्वान करने के लिए पीएचडी कीजिएगा ना, वहां पे हो जाएगा, विद्वान बन जाओगे आप। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कैसे उसके लिए कम समय में अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं रिकमेंडेड बुक कौन से इसके हैं, है ना। एक आपका एच एल आहूजा है, एच एल आहूजा, राइट। एच एल आहूजा से क्या कीजिएगा, बहुत सारे एच एल आहूजा इंडियन राइटर का है, बहुत ही सिंपल बुक है। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ो तो अच्छा हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। एच एल आहूजा का एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक आता है उसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ लो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गेम थ्योरी पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए सब चीजें, है ना। वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पढ़ सकते हैं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का पढ़ सकते हैं। ठीक है, मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग जो है, ठीक है, इसके लिए आप क्या करो ना, कुट्सियानिस का बुक आता है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको आप पढ़ लो। ठीक है, क्या करना है आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुट्सियानिस का बुक आता है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स और मार्केट, ये हम, मेरा तजुर्बा है, हमको लगता है एच एल आहूजा से बेटर कंटेंट आपको कुट्सियानिस में मिल जाएगा। ठीक है, तो एच एल आहूजा और कुट्सियानिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कुछ कंटेंट कुट्सियानिस में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इग्नू का एक ऐप आता है, इग्नू का ऐप आता है, इग्नू ई कंटेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इग्नू ई कंटेंट, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको इग्नू के बुक्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना, कोई खर्च नहीं है, मोबाइल है तो काफ़ी है, हर चीज़ का बुक खोजने की जरूरत नहीं है आपको मार्केट में, है ना। तो इग्नू ई कंटेंट डाउनलोड कीजिए, उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रिकमेंडेड बुक और ये आपका सिलेबस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस में, है ना। देखिए इसमें गेम थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, गेम थ्योरी में अच्छे खासे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आते हैं। ठीक है, खास करके प्रिजनर डिलेमा, नैश इक्विलिब्रियम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, तो उसको जरूर कीजिएगा, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर से खास करके परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, मोनोपोली का लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। वहीं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पेरेटियन ऑप्टिमेसी, अक्सर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया करता है। ठीक है, तो आपका काम है कि जो भी टॉपिक्स मैंने, जो भी सिलेबस में दिया है, हर टॉपिक को एक बार कम से कम रीड कीजिए। ठीक है, जो एक बार में समझ में आ गया, ब्रीफ में नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्लियर है।
और उसके बाद जो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगा उसको रिपीट कीजिए, एक बार नहीं, आज पढ़ें, छोड़ दीजिए आज, कल फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, जब तक समझ में नहीं आवे तब तक उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी हम जो है आगे आप लोगों को कंटिन्यू करके कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे आपको एनटीए नेट का जो है सिलेबस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, है ना। काफ़ी सारे वीडियोस आपको फ्री में यहाँ अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो एक फेवर करना है आपको कि भाई देखो पूरा कंप्लीट वीडियो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, है ना। आप जितना शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मुझे मिलेगा, है ना, और ताकि मैं नए से नए वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया है नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। नेशनल इनकम के मेजरमेंट कैसे किया जाता है। नेशनल इनकम में जैसे 3 मेथड्स है मेजरमेंट कैलकुलेशन का, वो है क्या, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो किस किस मेथड में क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, किन आइटम्स को नेशनल इनकम में शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा, है ना। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड केन्सियन अप्रोच, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना था, उसमें सेज लॉ हो गया, आपका पिगोवियन थ्योरी हो गया, है ना, पिगोवियन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थ्योरी, है ना। उसके बाद केन्सियन इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से कर लीजिएगा आप, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन के अंतर्गत केन्सियंस फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो सिंपली आप लोग सब पढ़ते आए होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके जो हाइपोथेसिस हैं कंजम्पशन से रिलेटेड, जैसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ये सब जो थ्योरीज हैं, ठीक है, ये सब थ्योरीज को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन अब एनटीए नेट नहीं पूछता है, वो कॉम्प्रहेंसिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी पता चलता है, ठीक है। आप कितना सोच सकते हो उस पर डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन जो पूछेगा, है ना, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, तो आप इजीली उसको अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन को, लेकिन तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर प्रिंसिपल जो है वो हो गया, डिमांड फॉर मनी हो गया, मनी का डिमांड के डिफरेंट क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या बोला गया है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था, मनी का डिमांड क्यों होता है, ठीक है। कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट का क्या कहना था, केन्स का क्या कहना था, फ्रीडमैन जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं फ्रीडमैन उनका क्या कहना था, बाद में बोमल ने क्या कहा था, टॉबिन ने क्या कहा था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी कर लेना है, ठीक है। फिर है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी जो है जनरली इसके डिफरेंट मेजरमेंट क्या क्या हैं, जैसे पहले 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में M1, M2, M3, M4। फिर 1998 में कुछ और इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसमें M0 को शामिल किया गया, M0, M1, M2, M3, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ लेना है, क्लियर। ISLM मॉडल, इससे क्वेश्चन अक्सर बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना। ISLM इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई, ठीक है, ये ISLM मॉडल से क्वेश्चंस रहेगा। इन्फ्लेशन कर्व, फिलिप्स कर्व वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनटीए नेट के लिए। फिलिप्स कर्व में शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, रेशनल एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। अच्छा वैसे दिया हुआ है यहाँ पे रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक्स, क्लियर। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से अक्सर सवाल रहता है, ठीक है। तो ये ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल होगी आपका, क्लियर। तो ये सब टॉपिक जो है ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है, आपके पास मैनक्यू का बुक होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है मैनक्यू का बुक इसका बेटर है, क्लियर। मैनक्यू का बुक आप प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद डॉनबुश फिशर का बुक का प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा इग्नू का बुक प्रेफर कर सकते हो। हम इग्नू बार बार बोल रहे हैं, इग्नू ग्रेजुएशन का सिलेबस, मतलब जो सिलेबस जो है ना, जैसे मान लो बिजनेस साइकिल है
तो इग्नू का आप देख लो इकोनॉमिक्स में कि ग्रेजुएशन वाला में बिजनेस साइकिल अच्छे से दिया है कि नहीं दिया है, या फिर मास्टर्स में दिया है, जिसमें भी दिया हो। बट इग्नू का मैं बार बार हर पेपर के लिए मैं बोल रहा हूँ इग्नू का जरूर पढ़िए आप एक बार, क्योंकि इग्नू का बुक जो ग्रेजुएशन का डिज़ाइन किया गया है या मास्टर्स का डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, तो जो भी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिखा गया है, ठीक है, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। क्लियर? तो इग्नू के बुक के अलावा मैनक्यू, डॉनबूस, फीसर, ये एक अच्छे बुक हैं किसके लिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो इसके बाद है आपके पास यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। देखिए होता क्या है ना, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको बहुत पूछता नहीं है। ऑन एन एवरेज क्वेश्चन रहता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से। इसका एक सबसे सिंपल तरीका है, एक तो सिलेबस आप देख ही लो भाई, है ना, सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, सबके बारे में आप एनालाइज करो, सबके बारे में आप देखो, सिलेबस आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर है, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब चीज़ें हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मतलब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से क्वेश्चन वैसे रहता है, ठीक है, उसके डिफरेंट अजम्पशंस जो हैं, क्लियर, उन सब से सवाल पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, ठीक है, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। मुझे वैसे इसमें कहोगे तो मैं कुछ टॉपिक्स को बता सकता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, राइट, सैम्पलिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, ये चूंकि सैम्पलिंग मेथड पेपर 1 में भी आपका काम आएगा एनटीए नेट के, और इकोनॉमिक्स में तो काम आएगा, सिलेबस में है तो, ठीक है। इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसका प्रॉपर्टीज जो है, मतलब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वो इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने चीज़ें मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके लिए आप इकोनोमेट्रिक्स का जो पोर्शन है, जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, इसके लिए आप दामोदर गुजराती का बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये बुक मोर देन एनफ है आपके एनटीए नेट का ये सिलेबस उसके लिए, क्लियर। और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसके लिए आप एससी गुप्ता का बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। किसका बुक? एससी गुप्ता, क्लियर। एससी गुप्ता का ये स्टैटिस्टिकल वाला पोर्शन, इकोनोमेट्रिक्स वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या कर सकते हो? दामोदर गुजराती का बुक फॉलो कर सकते हो। वहां से आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो रहता नहीं। हाँ, एक और भी बात बताना था कि ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो सिलेबस है ना, इसके लिए ना एक तो आप पूरा पोर्शन पढ़ ही लो, है ना, उसके बाद क्या करो, पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको ना बार बार आप देखो, उस क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को देखो, ठीक है, क्या आप किस तरह का सवाल आता है। अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल तक का क्वेश्चन बार बार देखोगे ना तो पता चलेगा कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे हेटेरोसिडास्टिसिटी के डिफरेंट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा मैच करने, कि पार्क टेस्ट कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, स्पीयरमैन टेस्ट किससे रिलेटेड है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दे सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को जरूर कोशिश कीजिए चेक करने का, ठीक है, उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का, क्लियर। अब अगर बात करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ये आपका सिलेबस है, सेट फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशंस, ठीक है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ लेना है ये पूरा सिलेबस, क्योंकि क्या पूछ दे ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस बार बार कीजिए, यही आपके हाथ में है ना। ऐसा नहीं करना है कि बुक उठाएं पूरा बुक चाट गए। अरे भाई, पूरा बुक पढ़ने में आप मान लो अच्छा खासा टाइम निकाल दिया तो बाकी पोर्शन कौन पढ़ेगा आपके लिए। आपको एग्जाम देना है तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा स्कोर करने के लिए सिलेबस
कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि काम करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होता है, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होता है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी का पोर्शन कर लेते हैं, भाई क्वेश्चन तो आएगा ना। जो लोग इसको भी पढ़ा होगा वो तो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, रेस काफ़ी भयानक है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है हमारे देश में कुछ समय से, जॉब वैकेंसीज नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सारे सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, हाँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए एसी चियांग फॉलो कर सकते हैं, आरजेडी एलन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली एसी चियांग बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप का रहता है, बहुत घुमाता नहीं है। दो ऐसे यूनिट हैं जो हमको अभी तक ऑब्जर्व जो किए हमको लगता है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और एक पब्लिक फिनांस। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप सेल्वाटोर का बुक को फॉलो कर सकते हो। सेल्वाटोर में जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड करने के बाद जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं उस पर टॉपिक बना दिया करूँगा। ठीक है, मैं वैसे कंटिन्यू कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको एनटीए नेट का डालता ही रहूँगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा ना, तो आपका काम है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस का। ठीक है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो मुझे। और मतलब कहने का मतलब ये है, कोशिश करो आप लोग मैसेज वगैरह करो, मैं आपको कहीं ना कहीं आउटपुट दे ही दूंगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है पब्लिक फिनांस। पब्लिक फिनांस जो है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट अक्सर डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, आप पब्लिक फिनांस के लिए अगर कॉन्सेप्ट समझना है टॉपिक्स का, ठीक है, तो मसग्रेव का बुक ले सकते हैं, मसग्रेव, राइट, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्लियर? और बाकी जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मसग्रेव में नहीं डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, है ना, तो उसके लिए आप एच.एल. भाटिया का बुक प्रेफर कर सकते हो। इंडियन पब्लिक फिनांस आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मसग्रेव में इंडियन पब्लिक फिनांस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फिनांस का कॉन्सेप्ट। तो पब्लिक फिनांस का कॉन्सेप्ट के लिए मसग्रेव का बुक आप फॉलो कीजिए, और इंडियन पब्लिक फिनांस को जानने के लिए एच.एल. भाटिया का बुक ले लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जो मैंने बुक जो बोला था आपको, ठीक है, उसमें ये चैप्टर होंगे। जो चैप्टर नहीं भी होगा उसके लिए सूरज गुप्ता का बुक आता है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, सूरज गुप्ता मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो बुक को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर गूगल भी हमारे पास है। गूगल में टॉपिक देखिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है डायरेक्टली गूगल कीजिए। बहुत सारे लोग क्रिएटर इतने ज़्यादा हमारे देश में हैं कि आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा यूट्यूब, मतलब गूगल में या यूट्यूब में। ठीक है, तो मनी बैंकिंग के लिए सूरज गुप्ता, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक होगा उसमें भी कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ना मुझे लगता है कुछ समय से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड मतलब डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बॉडीड, एम्बॉडीड, एंडोजेनस ग्रोथ। एंडोजेनस ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल अक्सर बहुत ज़्यादा पूछता है। इंडिकेटर्स PQLI हो गया, HDI हो गया, SDGs हो गया। ठीक है, फिर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो बुक मैं प्रेफर करना चाहूँगा, मैं रिकमेंड करता हूँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों से कि AP थिरवाल का बुक आप ले सकते हो। AP थिरवाल का बुक काफ़ी अच्छा है ना। इसके अलावा ML झिंगन डेवलपमेंट, जितना क्वेश्चन थ्योरी है ना सब आपको मिल जाएगा ML झिंगन में। उसको पढ़िए, इजी लैंग्वेज है, पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर AP थिरवाल को पढ़ दीजिए एक बार, सारा कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर? तो ये है हमारा एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी के लिए आप लोग सिंपली
इग्नू का बुक को फॉलो कर लो। सवाल सीधा सीधी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसके अलावा गूगल एक बहुत अच्छा तरीका है। गूगल हमारे पास क्यों है ना? तो गूगल का यूज कीजिए, है ना। एंटरटेनमेंट का कंटेंट कम देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी के चीज़ें ज़्यादा देखिए, ठीक है। इसके बाद है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट ऑफ योर एनटीए नेट, ठीक है। ये सागर है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने स्कीम्स हैं, इतनी कमिटियां हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी को प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक तो कोशिश कीजिए, योजना या कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है, मैगजीन, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आता है हर ईयर इंडिया में, ठीक है, पब्लिश होता है। देखो उतना पढ़ने का टाइम हमको नहीं लगता है, आप लोग के पास होगा, या आप लोग के पास होगा भी तो बोरा जाओगे पढ़ते पढ़ते, है ना। तो क्या कीजिए, यूट्यूब में हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे सर्च मार दीजिए। वैसे मैं भी बनाया करूँगा आप लोग के लिए वीडियो। इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो मैं उसका हाईलाइट को लेके आऊँगा, लेकिन अगर फिर भी आपको मन है कहीं और भी देखने का तो आप हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे सर्च मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंटेंट मिलना चाहिए, आपको सक्सेस मिलना चाहिए, चाहे आप जहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपका इकोनॉमिक सर्वे कर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैगजीन्स जो आते हैं, करंट अफेयर, करंट स्कीम्स, ठीक है, या करंट बहुत कोई कंट्रोवर्शियल स्कीम आया हो, ठीक है, जैसे कृषि बिल आया था ना, एग्रीकल्चरल बिल हटा दिया गया, ठीक है, लाया गया मोदी जी के द्वारा, फिर उन्हीं के द्वारा वो ख़त्म कर दिया गया, बोला गया कि उसको वापस लिया जाता है, ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो वो जो हमारा बिल था वो क्या था, कंट्रोवर्शियल है ना, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है आखिर क्यों ऐसा हो गया, कुछ रीजंस क्या हैं, उसका क्या उसमें ऐसा चीज़ था जिसके कारण कि हटाना पड़ा, वो वापस लेना पड़ा बिल, ठीक है। तो जो कंट्रोवर्शियल स्कीम है, न्यू स्कीम है, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम रहा हो, जो करंट आसपास सिनेरियो में चल रहा हो, वैसे स्कीम्स को जरूर पढ़िएगा। कमेटी हो गया, जैसे तेंदुलकर कमेटी था, पॉवर्टी रिलेटेड बात किया था, रंगराजन कमेटी था, ठीक है। तो ये सब जो कमेटी है उन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक की बात करूं तो बुक के लिए आप दत्त एंड सुंदरम या मिश्रा एंड पुरी, ये दो बुक जो है, इन दोनों में आपको जो बेटर लगे कोई एक बुक को फॉलो कीजिए, दोनों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों ज़्यादा बर्डन अपने आप पे डालना, ठीक है। या तो दत्त एंड सुंदरम या तो फिर मिश्रा एंड पुरी, ये कर लीजिए तो इंडियन इकोनॉमी का भी पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस, ठीक है। देखिए इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस थोड़ा लंबा भी है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्मेशन इन लैंड, ठीक है, फेरा फेमा, इन सब चीज़ों के बारे में। फिनांस कमीशन हट गया है, उसके जगह आप नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सिलेबस। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए। सबका अपना टेक्निक होता है प्रिपरेशन करने का, याद रखिएगा। कोई भी आपको कहता है ना कि पता है मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था, तुम भी ऐसे ही करो हो जाएगा तेरा, अरे भाई नहीं होगा, ठीक है। हर इंसान का सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसी चीज़ को जब आप देखते हो आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, ये मैटर करता है, सबके लिए अलग होता है, ठीक है। तो जो दूसरा कोई सजेस्ट करता है कि ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, हम सक्सेस हुए इस प्रकार से, सुनिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर आपको लगता है हाँ बेहतर हो रहा है तो आप कीजिए, अदरवाइज मेरा यही मानना है कि डोंट फॉलो अदर्स, ठीक है, क्रिएट योर ओन पाथ। दूसरों को फॉलो करने से क्या फायदा, उससे बढ़िया कि आप अपना खुद का पाथ बना लो ना, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है अगर आपको पता होगा
तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, वो क्या है कि पहला काम तो आपको पूरा सिलेबस से खत्म करना है भाई, है ना। हर पेपर को आप हर ग्रुप को पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, हर यूनिट को पढ़ो, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करो। ठीक है, फिर दूसरा यूनिट पढ़ो, उससे एमसीक्यू करो। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू बनाते जाइए। ये सब तो करना ही करना है, ये सब तो नॉर्मल सब कोई करते हैं। ठीक है, अलग क्या करना है वो सुनिए। एग्जाम के टाइम में आपके पास 1 महीने का टाइम है। अब एग्जाम आ गया, 1 मंथ का टाइम है। अभी क्या स्ट्रैटेजी होगा, तो अब क्या कीजिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। अभी तक आप पूरा प्रैक्टिस किए हो, पढ़ चुके हो, तब मैं बाद की बात बता रहा हूं, मैं एग्जाम के 1 महीना पहले की बात कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 साल का क्वेश्चन जुगाड़ो, है ना। हर क्वेश्चन को बनाइए, पहले एक बार बना लीजिए, अब चेक कीजिए कितना क्वेश्चन आपने सही किया। और हाँ, वही क्वेश्चन को टिक करना जिसमें श्योर शॉर्ट कंफर्म हो, तभी पता चलेगा ना आप कितने जानते हो। अंदाजी कुछ नहीं मार देना है, वो एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका सेल्फ टेस्ट है वो। तो सेल्फ टेस्ट के लिए क्या करना है आपको, जिसमें 100% श्योर हो वही क्वेश्चन को टिक कीजिए, वही क्वेश्चन को बनाइए। देखिए तो सही कितना हुआ, अगर सही हो गया सब तो ठीक है, जो गलत हुआ छांट लीजिए क्वेश्चन को, और जो नहीं बना उसको देखिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि फिनांस कमीशन जो हमारा है, ठीक है, उसके जगह कौन सा, मतलब सॉरी, ये प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के जगह पे कौन सा नया कमीशन आया है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन, राइट, प्लानिंग कमीशन के जगह पे कौन सा नया कमीशन आया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एनएसओ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास नीति आयोग, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एनएसएसओ, चौथा ऑप्शन है सीएसओ। क्लियर। ये मान लीजिए आपसे गलत हो गया कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो दूसरा कमीशन आया वो कौन सा कमीशन है। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग कमीशन के जगह पे जो दूसरा कमीशन है वो तो नीति आयोग है। ठीक है, ये तो सबको पता है, मान लो आपको पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में आपको जानकारी है, तभी अब नीति आयोग किए हो। अब यहाँ पे एनएसओ ऑप्शन में था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये 3 ऑप्शन आपके पास और थे। क्या इन 3 के बारे में आप जानते हो? जानते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते ना, तो उसके बारे में गूगल कीजिए, बुक है, बुक में देखिए और उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। क्या हुआ इससे, एक क्वेश्चन नहीं, आपका 4 क्वेश्चन रेडी हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस नहीं बने हैं उसका सारा का ऑप्शन देखिए और हर ऑप्शन का क्या मीनिंग है उसको आप चेक कीजिए। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन था ना, इकोनॉमिक्स का रहता है पेपर 2 में, अगर आपने सही बनाया है 50 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, 50 गलत हुआ, मान लीजिए 50 में 4 ऑप्शन कितने हुए, 4 54 जा 200 क्वेश्चंस रेडी हो गया आपके लिए। और इस तरह से कंटिन्यू करके इस 1 महीना में रोजाना आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम इस 1 महीना में 10 इयर्स का क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करना है इसी वे में। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, पेपर 1 का भी साथ में वैसे ही करना है आपको। क्लियर। तो ये एक तरीका है जो मुझे लगता है ऐसा अडॉप्ट करने से, ठीक है, ऐसा करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग कोई अच्छा लगे ये जो मेरा स्ट्रेटजी जो मैंने बताया, ठीक है, हर ऑप्शंस को आप कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन बनाइए, पहला काम है क्वेश्चन बनाइए, आंसर मैच कीजिए। ठीक है, जो सही हो गया ठीक है, जो गलत हो गया सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखिए। ठीक है, आपको भले दिन भर लग जाता हो एक पूरा क्वेश्चन सेट 100 क्वेश्चन करने में, बट कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, लेकिन कंप्लीट कीजिए 1 दिन के अंदर। ठीक है, ये लगातार अगर 1 महीना वही काम करोगे ना, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे। कम से कम 10 साल का 10 साल 100 क्वेश्चन कितना हुआ,
1000 क्वेश्चन, उसमें से 500 क्वेश्चन आपका ऐसा निकला जो आपसे नहीं बना, तो 500 इंटू 4 ऑप्शंस 2000 क्वेश्चन आपका रेडी है। ठीक है, मानते हैं हर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा उसी से, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा हेल्प जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा एक छोटा सा स्ट्रैटेजी का नमूना। आने वाले समय में जब मैं नए नए वीडियोस बनाऊंगा तो आपको स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन बताया जाएगा। ठीक है, मैंने किस प्रकार से नेट का एग्ज़ाम निकाला था उसके बारे में भी मैं आप लोगों के सामने कभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका साथ, हमारा साथ और दोनों का विकास, ठीक है, हम सब का विकास। क्लियर? आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। कोई कमी रहे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसे एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूँगा, मैं उसे अपने ऊपर लूँगा सुधार करने के तौर पे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई कमियाँ लगता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया आया हूँ। ठीक है, नया स्मार्ट बोर्ड वगैरह है लगा हुआ, तो अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे सुधार और किया जाएगा, क्वालिटी और सुधारा जाएगा, वॉइस क्वालिटी सुधारा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा ये। तब तक के लिए आपका काम है सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, आपका ये वीडियो ख़त्म हुआ। ठीक है, जैसा अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छा ना भी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।